हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो दिवाली है बहुत अच्छी निकली होगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है हमने फर्स्ट ग्रेड की जो है लेक्चर सीरीज़ शुरू करी है, या हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो बैच है फर्स्ट ग्रेड का वो हमने शुरू करा है, जिसमें मैं आपको जो है कंप्लीट कोर्स केमिस्ट्री का करवाऊंगा। पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है केमिकल काइनेटिक्स, और टॉपिक का सीक्वेंस क्या रहने वाला है वो मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है कि क्या हम सीक्वेंस रखेंगे कंप्लीट कोर्स के लिए, कौन कौन सा टॉपिक लेंगे। तो आप जो है प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि टॉपिक जो है उसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैटर है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो के जो मैंने पहले शेयर नहीं किए थे, लेकिन अब मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप प्रीवियस वीडियो भी चेक कर लीजिए। तो जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसका जो है मैटर भी आपको साथ के साथ मिलता जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। साथ के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है मैं मैटर भी अवेलेबल करा दूंगा। तो आज जो है हम शुरू करने वाले हैं मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए इसका क्या मतलब है। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिटेल में पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, मेथड पढ़ना है जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या है। तो कौन कौन से मेथड है जिससे हम ऑर्डर पता लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मेथड है वो है हाफ लाइफ मेथड। क्या दे रखा है, हाफ लाइफ मेथड। अब देखिए हाफ लाइफ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। हाफ लाइफ को जो है हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ से। अब हाफ लाइफ मेथड से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वो भी अब मैं आपको लिखवा दूंगा। अब सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1 माइनस n के, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर n माइनस 1 के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब n क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं T2 बाय T1 इक्वल्स टू A2 बाय A1 की पावर 1 माइनस n, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर T2 और T1 क्या है, T2 और T1 टी हाफ ही हैं। T2 और T1 क्या है, टी हाफ ही हैं। कंडीशन क्या है कि जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन A1 ले रखी है तब आपके टी हाफ को हमने क्या कहा है, T1, और जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन A2 ले रखी है तब हमने टी हाफ को क्या कहा है, T2। अब यहाँ पर 1 माइनस n का मतलब क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले से आप जो है ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले वापस से जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है, सबसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर के टी हाफ की अगर हम बात करें तो टी हाफ जो था वो था a/2k। वो क्या था, a/2k, या आप 2k नॉट लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 2k नॉट। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ था 0.693 अपॉन के। ठीक है, क्या था, 0.693 अपॉन के। अब अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ था 1 अपॉन K2A। अब थर्ड ऑर्डर जो है हमने नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर थर्ड ऑर्डर का अगर हम टी हाफ देखें, हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, वो है आपके 3/2 K3A की पावर 2। ये हमने देखा टी हाफ के फॉर्मूले। अब यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो कैसे है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपने ये रिलेशन लिखा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस n। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जीरो ऑर्डर ले रहे हैं, इसका मतलब आपने n की वैल्यू क्या ली है, जीरो। भाई जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो जब आपने n की वैल्यू जीरो रखी तो आपके रिलेशन क्या आ गया, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a। पावर 1 है, मतलब आप पावर मेंशन करें नहीं करें, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, ये था n इक्वल्स टू 0 के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये रिलेशन आ रहा है, और हमने जीरो ऑर्डर के लिए देखा टी हाफ इक्वल्स टू a/2k। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी के लिए टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a।
आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको इस रिलेशन से। फिर इसके बाद मैंने कहा कि अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब ऑर्डर कितना है 1, तो जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपने लिखा t½ इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0। अब a की पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये इस फॉर्मूले में कहीं पर भी a नहीं आ रहा है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रही। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, t½ इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आप n इक्वल्स टू 2 के लिए लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आपने n की वैल्यू 2 रखी तो 1 माइनस 2, एक में से 2 गए मतलब -1। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं t½ इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1, या फिर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल a कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए t½ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है a के, तो आप क्या लिख सकते हैं t½ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अब ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दिया और t½ जो है वो भी 2 गुना हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मतलब वो क्या करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करके रिलेशन बताएगा और t½ में रिलेशन बताएगा। तो जैसे मान लीजिए एक केस आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ कि हमने क्या कहा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसको हमने कर दिया ट्वाइस, और जो t½ है वो भी कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। तो ऑर्डर क्या होगा, तो हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। अब देखिए कैसे आएगा, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो कंसंट्रेशन है इनिशियल वो ट्वाइस हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि A2/A1 जो है वो 2 हो गया, और T2/T1 जो है मैंने कहा t½ जो है वो भी ट्वाइस हो गया, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा 2। तो अब आप ये देखेंगे कि 2 की पावर में क्या रखूं कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 2 की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस n किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, जो कि कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 ऑर्डर के लिए ये आपकी कंडीशन दे रखी है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो आपको न्यूमेरिकल देगा या कंडीशन देगा कि कंसंट्रेशन इनिशियल हमने इतने गुना कर दी तो t½ कितने गुना हो जाएगा, उस हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2 कंडीशन बता देता हूँ, जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे और जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को ट्वाइस करेंगे, तो आपके अलग अलग ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ करते हैं तो देखिए उसका क्या फ़ायदा होगा या क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, मतलब क्या हुआ कि हमने जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको आधा कर दिया, तो t½ कैसे आएगा या कितना आएगा। तो देखिए अगर हम बात करें 0 ऑर्डर की, दोनों तरीके से देख लेते हैं। 0 ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 0 ऑर्डर में जो t½ है, 0 ऑर्डर में जो t½ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a को हाफ करेंगे तो t½ जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं हाफ, क्या कह सकते हैं, हाफ। और जो हमने फॉर्मूला लिखा था उससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने लिखा T2/T1 इक्वल्स टू A2/A1 की पावर 1 माइनस n, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि हम 0 ऑर्डर की बात करें तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 0, और दूसरी बात मैंने क्या कहा, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने हाफ कर दिया, तो A2/A1 क्या हो गया हाफ, और ऑर्डर हमने क्या लिया 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, t½ जो है वो भी कितना हो जाएगा, हाफ। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब यही अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो t½ होगा, अब देखिए ये हम कब निकाल रहे हैं, जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया तो वहाँ पर अगर 0 ऑर्डर है तो t½ जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब t½ जो है यहाँ पर आपने देखा 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए a की पावर पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। जो t½ है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के लिए जो t½ होता है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, ठीक है, या आप कह सकते हैं ए की पावर -1 के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि आपने लिखा था 1 - n, तो n2 है तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ कर दी और वो जस्ट रिवर्स है, तो टी हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। टी हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप थर्ड ऑर्डर भी देखना चाहेंगे तो थर्ड ऑर्डर में जो है टी हाफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने हाफ करा है तो हाफ का स्क्वायर वो भी रिवर्स में, तो वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखिए वैसे तो आपके सिलेबस में 0, फर्स्ट और सेकंड ही दे रखा है। अब इससे एक चीज़ कंक्लूजन जो निकला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन होती है वो 100% से शुरू होती है। तो अब अगर मैं कहूँ कि रिएक्शन शुरू हुई थी 100 से, ठीक है, परसेंटेज का साइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 100% रिएक्टेंट था शुरू में, और जब रिएक्शन हाफ हुई तो रिएक्टेंट कितना रह गया, 50%। और अब मैंने कहा रिएक्शन और हाफ हो गई तो रिएक्टेंट कितना रह गया, 25%। समझ आ रही बात, मतलब ये जो है प्रोसेस ये हाफ है, मतलब ये आपके हाफ रिएक्शन आप कह सकते हो, और इसको भी आप हाफ कह सकते हो। मतलब यहाँ पर हाफ कैसे है, 100 से 50, और यहाँ पर हाफ कैसे है, 50 से 25। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। अब यहाँ पर मेन रोल क्या है, यहाँ पर जब आपने 100 से 50 कहा तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, लेकिन जब आप 50 से 25 कह रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 50%। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमने क्या कह दिया कि यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो पुरानी वाली इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या है, हाफ है। अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 ऑर्डर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेकेंड। तो हमने क्या कहा, 0 ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, तीनों में टी हाफ लगना है। तो मैंने लिख दिया टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ और टी हाफ, मतलब तीनों के लिए जो टाइम लगेगा स्टार्टिंग के हाफ लाइफ में 100 से 50% वो टी हाफ लगेगा। लेकिन 50 से 25 में कितना लगेगा, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो पहले वाले की आधी है, यहाँ से आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो 0 ऑर्डर के लिए हमने क्या कहा, हाफ। इसका मतलब अब जो आपके इसमें टाइम लगने वाला है वो कितना लगेगा, 0 में 1/2 टी हाफ, मतलब पहली वाले का आधा। फर्स्ट ऑर्डर में सेम लगने वाला है, मतलब टी हाफ, और सेकंड ऑर्डर में आपके जो है वो डबल 2 टी हाफ लगने वाला है। कितना लगने वाला है, 2 टी हाफ। बात समझ में आई। अब यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट एक स्टेप में मान लूँ, या मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड की बात करूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए, भाई रिएक्टेंट 25% रह गया, इसका मतलब रिएक्शन कितनी हो गई, 75% कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं T75 की बात करूँ या T3/4 की बात करूँ, T3/4 या T75% की बात करूँ, तो वहाँ पर अगर हम बात करें 75 की, तो 0 ऑर्डर के लिए जो टाइम आने वाला है वो देखिए कितना आने वाला है, 1 टी हाफ और हाफ टी हाफ। तो आप इसको कह सकते हैं 3/2 टी हाफ, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1.5 टी हाफ। किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो टी हाफ और टी हाफ, मतलब 75 के लिए आपको कितना चाहिए टाइम, 2 टी हाफ। और वहीं पर अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें तो टी हाफ और 2 टी हाफ, मतलब आपको कितना टाइम चाहिए, 3 टी हाफ। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि अगर आप नेक्स्ट हाफ लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट हाफ लाइफ है 0 ऑर्डर में आधी हो रही है, आधा समय लग रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आ रहा, और सेकंड ऑर्डर में टाइम जो है वो जस्ट डबल हो रहा है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाफ लाइफ मेथड से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने कहा जब हमने क्या करा, कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया है। अब दूसरी कंडीशन है जब हम कंसंट्रेशन को ट्वाइस करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है। तो देखिए कंसंट्रेशन को जब हमने हाफ किया तो 0 ऑर्डर में टाइम क्या हो गया, टी हाफ का हाफ, फर्स्ट ऑर्डर क्या रहा सेम, और सेकंड ऑर्डर क्या हो गया, डबल। अब हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, ए जो है उसको हम हाफ की जगह क्या कर रहे हैं, डबल, जो कि अभी मैंने आपको करके बताया था। वो इस टाइप से देगा कंडीशन कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को इतना कर दिया और टी हाफ इतना हो गया, बताओ ऑर्डर क्या है।
तो वहाँ पर आपको कैसे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा ए डबल कर दिया, जब आप ए डबल करेंगे तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक है, मतलब जितने गुना ए होगा टी हाफ भी उतने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आंसर क्या हो जाएगा, डबल। अब आंसर क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा इनिशियल कंसंट्रेशन में, तो वहाँ पर आप कंसंट्रेशन को चाहे हाफ करो, चाहे डबल करो, चाहे 4 टाइम्स करो, चाहे कुछ भी करो, सेम आने वाला है, मतलब टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर में जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक है। इसका मतलब आप कंसंट्रेशन को जितने गुना करोगे टी हाफ जो है वो उसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, जब कंसंट्रेशन को डबल करा तो टी हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। बात समझ में आ रही है। फिर थर्ड ऑर्डर की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाफ लाइफ मेथड से आप जो है ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। वो आपको क्या करेगा, कंडीशन देगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने इतने गुना करा, टी हाफ इतने गुना हो गया, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये जो आपको मैंने रिलेशंस बताए हैं या फॉर्मूले बताए हैं, उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है वांट ऑफ डिफरेंशियल रेट मेथड। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वीडियो में जब मैं आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर बताया था, तो वहाँ पर हम 2 तरह की इक्वेशन पढ़ रहे थे। एक थी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और एक थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बहुत ही सिंपल थी। वो क्या थी, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के, या हम कहें कंसंट्रेशन की पावर n के। ये था। तो ये जो आपके रिलेशन है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, यही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की थीम होती थी। मतलब जीरो ऑर्डर है तो वो आपके n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, etc। तो यहाँ पर आपके रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, यही आपके वांट ऑफ डिफरेंशियल रेट मेथड है। बात समझ में आ रही है। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, रेट को मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप चाहे तो V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा R2/R1, तो ये हो जाएगा C2/C1 की पावर n, ये आपके रिलेशन आ जाएगा। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू C की पावर n, ये भी आप कह सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंसंट्रेशन को जितने गुना करोगे, रेट जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, उसकी पावर n पर। किस पे डिपेंड करेगी, उसकी पावर n पर। ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1, या मैं 0 से शुरू करता हूँ, n की वैल्यू 0 है, मतलब ऑर्डर क्या है, 0। तो आपके R इज प्रोपोर्शनल टू C की पावर 0, मतलब जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैंने कहा n की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये इसके साथ हो गया। अगर मैंने कहा n की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू C की पावर 1, मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करेगी। और मैंने कहा अगर ऑर्डर है n की पावर 2, तो रेट जो है वो डिपेंड करेगी पावर 2 पे। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन कैसे आ सकता है या हमको चेक कैसे करना है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, अगर वो कहे कि भाई कंसंट्रेशन इतने गुना हो गई और रेट इतने गुना हो गई, तो ऑर्डर क्या होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहा कि कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दिया, कंसंट्रेशन को कितने गुना कर दिया, 4 गुना, और रेट जो है वो 8 गुना हो गई। कंसंट्रेशन को 4 गुना करा और जो रेट है वो कितने गुना हो गई, 8 गुना। तो ऑर्डर क्या होगा, कैसे निकालें। तो देखिए रेट जो है वो आपकी कितने गुना हो गई, 8 गुना, मतलब R2/R1 कितना हो जाएगा, 8। कंसंट्रेशन कितने गुना करी हमने, 4 गुना, ठीक है, तो n ऑर्डर है, ठीक है। हालांकि देखिए ये ऑर्डर जो है थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 16 कर देते हैं। कंसंट्रेशन को 4 गुना करने पर रेट जो है वो 16 टाइम्स हो गई, ताकि थोड़ा ईजी रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये है। अब 4 की पावर कितनी करें कि 16 आ जाए, तो 4 की पावर हम कितनी करते हैं, 2, तो 4 चौक 16 या 4 4 जा 16। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। या अगर और सिंपल कंडीशन कहें कि अगर कंसंट्रेशन 2 गुना कर दी, क्या करी,
कंसंट्रेशन हमने ट्वाइस कर दी, 2 गुना कर दी। कंसंट्रेशन कितनी कर दी? 2 गुना, ट्वाइस कर दी। और रेट जो है वो सेम रह जाए, मतलब कंसंट्रेशन को 2 गुना करने पर रेट चेंज ना हो तो ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे, R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन कितने गुना कर दी? 2 गुना, तो हम C2/C1 क्या लिखेंगे? 2 पावर n। और रेट कितनी हो गई? सेम, मतलब 1। सेम का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूँ कि 2 की पावर n। अब n की वैल्यू क्या रखूँ कि 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम किसी की भी पावर 0 करते हैं तो वो आता है 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0। इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन में आप कंसंट्रेशन कितने गुना करो, रेट सेम रहेगी। तो आई थिंक आपको इस रिलेशन से क्लियर हो गया होगा कि आप कंसंट्रेशन को कितने गुना करोगे उससे रेट जो है कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 चार्ट बना देता हूँ। एक बार जो है मैं कंसंट्रेशन ट्वाइस कर रहा हूँ और एक बार जो है मैं कंसंट्रेशन को हाफ कर रहा हूँ, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया या ट्वाइस कर दिया। ठीक है, कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया? डबल। मतलब अगर मैं सांद्रता को 2 गुना कर दूं तो रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए अब मैं लिख देता हूँ 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इन तीनों की मेनली हम बात करेंगे। तो देखिए 0 ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो 0 ऑर्डर जो है रेट पे डिपेंड नहीं करती। अब 0 ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू 0। अब आप कंसंट्रेशन को कितना ही करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर 0 ऑर्डर के लिए रेट क्या रहेगी? सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1। तो C2/C1 कितना कर दिया मैंने? 2 कर दिया। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। तो अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 है, मतलब 2 की पावर 1 है, तो मतलब कितना हो जाएगा? डबल। मतलब अगर कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाए, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर मैं 1 की जगह क्या रख सकता हूँ? 2। तो जब मैं 2 रखूँगा तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट है जो वो कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। तो कहने का मतलब है कंसंट्रेशन आपने 2 गुना करी और रेट जो है वो सेम रह जाए, इसका मतलब आंसर क्या है? 0 ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाए, आंसर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो जाए तो आंसर क्या है? सेकंड ऑर्डर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो मैंने कंसंट्रेशन डबल करा, अब मैं कंसंट्रेशन को हाफ कर देता हूँ। कंसंट्रेशन को मैंने कितना कर दिया? हाफ। तो ऑर्डर के हिसाब से रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ 0 ऑर्डर की, तो देखिए 0 ऑर्डर जो है वो रेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कंसंट्रेशन पे 0 ऑर्डर डिपेंड नहीं कर रहा। तो 0 ऑर्डर के लिए जो आपके आएगा रिलेशन वो क्या आएगा? ये n की वैल्यू 0 कर दी तो कंसंट्रेशन की वैल्यू जो भी हो, कितनी गुना करी हो, वो आपके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, मतलब सेम। मतलब आप कंसंट्रेशन को चाहे 2 गुना करो चाहे हाफ करो, 0 ऑर्डर पे रेट क्या रहेगी? सेम, कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। अब फर्स्ट ऑर्डर की हमने बात करी तो आपने कंसंट्रेशन कितनी कर दी? हाफ। तो आपने क्या कहा? R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1 कितना कर दिया? हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर कितनी आ जाएगी? 1। अब हाफ की वैल्यू पावर 1 करेंगे तो वो हाफ ही रहेगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो है उसकी रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी? हाफ। तो अब यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। पावर कितनी आ जाएगी? 2। तो जब 1/2 की पावर 2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/4, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप खुद सॉल्व करना। कंसंट्रेशन को जो है मैंने कितने गुना करा? 4 गुना। कंसंट्रेशन जो है मैंने कितने गुना कर दी? 4 गुना। और रेट जो है वो कितने गुना बढ़ी? 2 गुना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये आपको खुद को सॉल्व करना है।
मतलब क्वेश्चन किस स्टेप से आया कि कंसंट्रेशन को 4 गुना करने पर रेट जो है वो 2 गुना हो गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये आपको खुद को सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो यह वो डायरेक्ट दे कि भाई इतने गुना कंसंट्रेशन करी और इतने गुना रेट हो गई तो ऑर्डर क्या होगा। एक दूसरे तरीका है, वो एक चार्ट देता है जिसमें आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि कंसंट्रेशन को कितने गुना करने पर रेट कितने गुना हो रही है, या आपको खुद को निकालना है। देखते हैं। अब देखिए वॉन ऑफ मेथड में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक तो वो डायरेक्ट देगी कंसंट्रेशन को इतने गुना कर दिया और रेट इतने गुना हो गया तो ऑर्डर क्या होगा, या वो ऐसे भी कह सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो कंसंट्रेशन को इतने गुना करेंगे तो रेट कितने गुना हो जाएगी। अब वहाँ पर वो लिख के देता है, यहाँ पर उसने क्या करा, डेटा दे दिया आपको। अब उसने कुछ नहीं लिखा कि किसकी कंसंट्रेशन को कितना गुना कर रहे हैं, कितनी रेट हो रही है, वो उसने कुछ नहीं लिखा, ये डेटा दे दिया। अब यहाँ पर आपके 3 इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 1, 2 और 3, या 3 कंडीशन दे रखी है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। और ये दे दिया ए, बी और रेट। अब देखिए अभी तक हमने जो भी बात करी वो कॉमन बात करी थी, मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बात करी थी कि कंसंट्रेशन इतने गुना हो गई तो रेट कितने गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के रिएक्टेंट हैं, ए और बी। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो और टिपिकल केस हो जाएगा। अभी हम सबसे सिंपल केस की बात कर रहे हैं। 2 रिएक्टेंट है ए और बी। अब यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी हमने लिखा था रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर ये था कि ओवरऑल ऑर्डर के हिसाब से मैंने बात करी कि जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की पावर n के। अब क्योंकि 2 रिएक्टेंट हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, अब मैंने कहा कोई रिएक्टेंट ए है, उसकी कंसंट्रेशन मैंने ए ही मान लिया एक बार को, उसकी पावर मैंने कह दी x, कि भाई जो ए रिएक्टेंट है वो किस पावर से डिपेंड कर रहा है x, मतलब ए के सापेक्ष जो अभिक्रिया की कोटि है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ए के रिलेटिव वो कितना है x, और साथ के साथ मैंने कहा b उसके रिलेटिव या उसके रेफरेंस में ऑर्डर कितना है y, तो जो टोटल ऑर्डर है n वो कितना हो जाएगा x प्लस y। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं तो या तो दोनों वेरी करेंगे तो दोनों का रिलेशन एक साथ आएगा। तो आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, जब B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इस केस के लिए बता रहा हूँ, जब B की कंसंट्रेशन आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर रिलेशन आ जाएगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर x, और जब आप ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं तो रिलेशन क्या आएगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू बी की पावर y। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपको इस तरीके से दे रखा है कि इक्वेशन दे रखी है ए और बी 2 अलग अलग तरह के रिएक्टेंट दे रखे हैं और रेट दे रखी है, तो आपको करना क्या है, आपको इस हिसाब से इक्वेशन चूज करनी है कि जिसके रेफरेंस में आप ऑर्डर निकाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए, बाकी जितने रिएक्टेंट बच रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ए के रेस्पेक्ट में। तो जब मुझे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो मुझे इक्वेशन इस हिसाब से चूज करनी पड़ेगी कि ए की कंसंट्रेशन तो चेंज हो और बी की कंसंट्रेशन चेंज ना हो। समझ में आई बात। तो मुझे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। तो अब मैं इक्वेशन कौन सी चूज करूं, तो मैंने इक्वेशन चूज करी 1 और 2। क्या चूज करी, 1 और 2। कैसे, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में बी की कंसंट्रेशन सेम है, तो देखिए जिसकी कंसंट्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है उसकी तो चेंज होनी चाहिए। देखो चेंज हो रही है, यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन 1 है और यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन 2 है, और बाकी की चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरा जो है बी, उसकी चेंज नहीं हो रही है। समझ में आ गई बात। तो ए के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन लूंगा वो कौन सी लूंगा, 1 और 2। अब मुझे चेक करना है कि कंसंट्रेशन कितने गुना हो गई और रेट जो है वो कितने गुना हो गई। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अब इसका क्या मतलब है, तो जब हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 देखेंगे तो जो ए की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो मैं देखो एक तो होता है R2 बाय R1 और एक होता है C2 बाय C1 की पावर n।
ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, एक्स लिख देते हैं ए के रेस्पेक्ट में, ओवरऑल होता तो एन लिखते। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 और 1 के हिसाब से रेट, तो देखो यहाँ पर रेट कितनी लिखी हुई है 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ रेट कितनी लिखी हुई है 2, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी R2 और R1 की बात। अब इसके बाद बात थी C2 और C1 की, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 1, और ऑर्डर क्या है वो मुझे निकालना है x। अब आप देखेंगे कि 4 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है 2, और ये क्या है 2 की पावर x। अब x की मैं वैल्यू क्या लिखूं कि 2 की पावर x रखने पर 2 आ जाए, तो नो डाउट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसको आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जैसे मान लो 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेट 4 गुना हो गई, कितने गुना हो गई रेट या कंसंट्रेशन कितने गुना हो गई, उसके लिए आपको दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। कितने गुना हो गई वो हम कैसे निकालते हैं, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। अब जैसे मैं कहूँ कि रेट कितने गुना हो गई, तो आपने क्या करा, फाइनल रेट 4, इनिशियल रेट 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 2, मतलब रेट कितने होगी 2 गुना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपने करा क्या कि जब आपको इस टाइप से चार्ट मिलता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो 2 इक्वेशन चूज करो जिसमें ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और बी की चेंज नहीं हो रही है। मैंने करा 1 और 2, ठीक है, तो मैंने इक्वेशन क्या करा 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, तो 2 में जो रेट है वो R2 हो गई, 1 में जो रेट है वो R1 हो गई, R2 बाई R1। ऐसे ही C2 बाई C1 बात हो रही है एक ही, क्योंकि B सेम है, पावर x। ठीक है, तो R2 कितना था 4 रख दिया, R1 कितना था 2 रख दिया, C2 कितना था 2 और C1 कितना था 1 रख दिया, पावर x रख दी। इसको सॉल्व करा, x की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1। अब हम निकालते हैं b के रेस्पेक्ट में। हाँ, अब हम क्या निकालते हैं b के रेस्पेक्ट में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए b के रेस्पेक्ट में मुझे ऑर्डर निकालना है, तो मुझे इक्वेशन इस हिसाब से चूज करनी होगी जिसमें b तो चेंज हो और a चेंज ना हो। तो अब आप देखेंगे कि b जो है वो इक्वेशन 1 और 3 लूँ तो भी चेंज हो रहा है, इक्वेशन 2 और 3 लूँ तो भी चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में मुझे क्या ध्यान रखना है, a चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 2 और 3 लेता हूँ तो यहाँ पर तो a भी चेंज हो रहा है, तो मुझे a को सेम रखना है। तो 1 और 3 लूँगा तो a सेम रहेगा और b क्या हो जाएगा चेंज। तो मैं क्या ले रहा हूँ 1 और 3। अब मैंने क्या करा, b के लिए मैंने इक्वेशन ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा R2 बाई R1। अब देखिए लिखने में ऐसे आता है, अब ये इक्वेशन के लिए नहीं लिख रहा मैं 1, वो कह रहे हैं कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, R2 बाई R1 इक्वल्स टू C2 बाय C1 की पावर, अब यहाँ चाहो तो आप y कह सकते हो। ठीक है, a के लिए मैंने x कह दिया, b के लिए आप चाहे तो y कह सकते हैं। अब आप इक्वेशन चेक करो, इक्वेशन चेक करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 के इक्वेशन के रेस्पेक्ट में रेट कितनी है 8 लिख देता हूँ मैं, और R1 के रेस्पेक्ट में, मतलब इक्वेशन 1 के रेस्पेक्ट में रेट कितनी है 2, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कंसंट्रेशन की बात करें तो इक्वेशन 3 के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कितनी है 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। इक्वेशन 1 के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कितनी है 1। देखिए यहाँ पर जिसके लिए हम ऑर्डर निकाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, क्योंकि दूसरे की कंसंट्रेशन को हमको सेम रखना है। तो जब दूसरे की कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो उस पर तो रेट डिपेंड करने से रहा, बात समझ में आ रही है, रेट उस पर डिपेंड करेगा जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो ये आप ध्यान रखना, अगर किसी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उस पर रेट डिपेंड करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन सेम है या कांस्टेंट है उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो हमें इक्वेशन इस हिसाब से रखनी है कि जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है उसकी तो कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए, बाकी जितने भी रिएक्टेंट है उनकी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी पावर मैंने रखी y। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 की पावर y। अब मैं y की वैल्यू क्या रखूँ कि 4 आ जाए, तो नो डाउट 2 की पावर अगर मैं 2 रखूँगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2। तो अब आप इस इक्वेशन से बता सकते हैं कि आपके a जो रिएक्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1 और b जो रिएक्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 2, और ओवरऑल ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा 3।
बात समझ आ रही है? तो जो इसका रेट लॉ आएगा वो कैसे आएगा? रेट लॉ इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ये इसका रेट लॉ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ सकता है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ सकता है, टोटल ऑर्डर पूछ सकता है। टोटल ऑर्डर कितना है? n बराबर 1 + 2 बराबर 3, या फिर वो आपसे रेट लॉ पूछ सकता है। तरीका यही है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए और जिस बाकियों की कंसंट्रेशन सेम रहनी चाहिए। पहले जो हमने प्रैक्टिस करी उसमें वो लिख के दे रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई। यहाँ पर वो लिख के नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपको खुद को चेक करना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने गुना हो रही है और रेट जो है वो कितने गुना हो रही है। नेक्स्ट मेथड है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है और इस मेथड को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट जो है मैंने आपको पहले बताया था वो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसका रेट लॉ दे रखा है, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर x और b की पावर y। मतलब कोई रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है a और b, a के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो है x और b के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो y। अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछे इस रिएक्शन के लिए टोटल ऑर्डर कितना होगा, तो आप कहेंगे n इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन ये थी कि अगर आप किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेंगे, मतलब अगर आप किसी रिएक्टेंट को आधिक्य में लेंगे, एक्सेस में लेंगे दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताया था। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन या ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड क्या कहता है? ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड ये कहता है कि अगर आपको ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करो? बी को एक्सेस में ले लो। क्या करो? बी को एक्सेस में ले लो। बी को एक्सेस में लेने से क्या होगा? उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर आप क्या करो? सेपरेटली ए का ऑर्डर निकाल लो, जो कि क्या आ जाएगा? x। फिर ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड क्या कहता है कि अगर आपको बी का ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करो? ए को एक्सेस में ले लो। तो ए को एक्सेस में लेने से ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बी का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा? y। तो कहने का मतलब ये है कि इसने अलग से कोई मेथड नहीं दिया, इसने केवल क्या कहा कि अगर आपको एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो बाकी जितने भी रिएक्टेंट है उसको आप एक्सेस में ले लो। उससे क्या होगा? उनके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। अब जो बच गया जिसके लिए हमको लेना था उसके लिए आप ऑर्डर निकाल लो, बाकी किसी भी मेथड से जो हमने पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, मतलब x निकालना है, तो क्या करो? b को एक्सेस में ले लो, फिर a का ऑर्डर निकल जाएगा। फिर b का निकालना है तो a को एक्सेस में ले लो तो b का निकल जाएगा। तो आपको जो ध्यान रखना है इस मेथड से, या जो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है वो केवल ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सेस में लोगे तो उसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 0। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्लियर क्या हुआ कि अगर आपको ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो बी को एक्सेस में ले लो, तो जो ऑर्डर आएगा, टोटल ऑर्डर आएगा वो x के बराबर आ जाएगा। और आपको अगर बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो आप ए को एक्सेस में ले लो, तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा जो कि टोटल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो सेपरेटली आपने क्या करा? x और y निकाल लिया, तो ओवरऑल आपके ऑर्डर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? 0। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो मेथड बच रहे हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का। थैंक यू।